हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019। तो देखो, इसमें बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है क्योंकि जब तक आप अनसॉल्व्ड पेपर को क्लियर नहीं करोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें आती हैं वो पेपर बेस पर आती हैं। जैसा कि पेपर में होता है जिस तरह से कौन सा टॉपिक आना है, फिर कौन सा टॉपिक आना है, इसीलिए इसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से लिखी होती हैं और यही चीज़ें आगे पीछे एग्जाम में आती रहती हैं। क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि 70% जो आपका पेपर दिया जाता है वो अनसॉल्व्ड पेपर के बेस पर दिया जाता है और 30% चीज़ें उसमें न्यू रखी जाती हैं। तो 30% देखा जाए कुछ भी नहीं है और 30% तो आपने उसमें से तैयार कर लिया जो हमने आपको सिलेबस कराया था। इस समय चल रहा है आपका अनसॉल्व्ड पेपर, तो अनसॉल्व्ड पेपर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप पढ़ चुके हैं और इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाता है। तो इस तरह से आप आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे और जो आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। इसके बाद इसमें आपका एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जाएगा फिगर्स ऑफ स्पीच का, वो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। और देखो, ये चीज़ें हम काफ़ी समय से आपको करा रहे हैं, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो केवल मेरी अनसॉल्व्ड वाली वीडियो और मेरे जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाली वीडियो हैं उनको देख ले। मैं गारंटी देता हूं कि उनका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि अनसॉल्व्ड के माध्यम से हर चीज़ क्लियर हो जाती है और हम हर चीज़ को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में भी हम दिखा रहे हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिस हो सकते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ लॉस हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम समाप्त कर चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका 19 का। इसमें हम सेट नंबर डिस्कस कर रहे हैं आपका 2। इसमें आपका पेपर कोड होता है 316DH। ठीक है, ऐसे ही ये कोड क्या होता है, जो आपका एग्जाम में कोड दिया होगा वो आपको कॉपी में इंडिकेट करना होता है, इसलिए हम इस बात को भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो छूट न जाएं। और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देख लिया तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं।
तो जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड होती है उसको आपको अच्छी तरह से देखना है, समझना है और वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो ये अनसॉल्व्ड क्लास है, लेकिन मैं हर चीज इसमें इंडिकेट कर देता हूं ताकि जिन विद्यार्थियों के पास अनसॉल्व्ड पेपर नहीं है वो बिना अनसॉल्व्ड के माध्यम से भी हमारी चीज को हर तरह समझ सकता है और हर चीज को जान सकता है और एग्जाम में भी वो लिख सकता है। इसीलिए यदि अनसॉल्व्ड भी नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं अनसॉल्व्ड ले लेता हूं क्योंकि हो सकता है कोई वर्ड मुझसे मिस हो गया हो या गलत हो गया हो, तो उसको हम इसमें देख के सही कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में देखिए आपको 3 पोएम्स के नाम दिए होंगे और जिनमें से आपको किसी एक का आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो देखो ये वही सेंट्रल आइडिया हैं जो हमने आपको कोर्स बेस पर कराए थे, क्योंकि हमने कोई टॉपिक बदला नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले से उसको याद कर लिया है और फिर हम अब इसमें दूसरा लिख दें तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जबकि क्वेश्चन एक है तो आंसर भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपको एग्जाम में 3 आपको पोएम्स के नाम दिए होंगे और जिनमें से आपको किसी हम एक का ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए बताते हैं, पहला है इसमें आपका फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, तो ये हमारे हिसाब से हमने इसको इम्पोर्टेंट नहीं माना है तो कोई बात नहीं। सेकंड वाला आपका सिलेबस से हटा दिया गया है कोरोना के कारण, और हमने इसमें डिस्कस किया है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी कि मुक्त का गीत कह सकते हैं, और इसे स्वामी विवेकानंद ने इसको रचा है। तो देख लेते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस तरह से आपको लिखना है। द सॉन्ग ऑफ द फ्री यहाँ ऊपर लिख दोगे और आप उसका पोइट का नाम भी लिख दोगे, तो इसको इसी देखने मात्र से ही जो आपका एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा, वो कहेगा कि इनको पोइट का नाम भी पता है, तो फिर तो जानकारी होगी। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब आपको नहीं याद हो और आपको इसका सेंट्रल आइडिया अगर वो एक्सप्लेनेशन अगर आपको याद है इसका, तो उस बेस पर भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में, कौन सी कविता में, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी जो सॉन्ग ऑफ द फ्री जो कविता है उसमें क्या है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कौन है, इसके पोइट हैं और ये संत पोइट हैं आपके, यानी कवि, ऐसे कवि हैं जो संत भी थे, साधु भी थे, ठीक है ना, ऐसे कवि हैं। तो बहुत ही अच्छा सेंट्रल आइडिया है जिसको आपको याद करना है। सेज डैट, यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ, द ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ, यानी कि जो मानव का जीवन है, इजमान है, फुल ऑफ माने भरा हुआ है, ऑफ यहाँ है, यानी कि जो मानव का जीवन है वो कैसा है, भरा हुआ है। डिफिकल्टीज, किससे, परेशानियों से, एंड पेन, कष्टों से या दर्द से, यानी कह सकते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो परेशानियों से, दिक्कतों से क्या है, भरा हुआ है। बट लेकिन वी शुड नॉट लीव राइट पथ, लेकिन हमें जो सही रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वन, यानी कि एक व्यक्ति हु हैज फेथ इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है, एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, ही शुड नेवर एफ्रेड, उसे बिल्कुल भी या कभी भी नहीं एफ्रेड, भयभीत नहीं होना चाहिए। ऑफ सॉरोज, किससे, कष्टों से या दुखों से, डिफिकल्टीज, परेशानियों से, एंड हार्डशिप, और कठिनाइयों से, यानी एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है उसे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, कष्टों से, परेशानियों से, कठिनाइयों से उसे कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। ऑफ द लाइफ, किसकी, जीवन की, यानी जीवन में जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उसे उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव डेफिनेट गोल, यानी कि हमारा एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। एंड वी शुड मार्च फॉरवर्ड टू अचीव आवर गोल, तो वी शुड, बी माने हमें, शुड माने चाहिए। देखो ये जो है आपका सेंट्रल आइडिया है, ये बनाया हुआ सेंट्रल आइडिया है और इसमें हमने बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं। यदि आप चाहें तो इनकी हिंदी को अपने माइंड में रख के भी तैयार कर सकते हैं। तो वी शुड मार्च फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना चाहिए, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, आवर गोल, अपने उद्देश्य को, अपना जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। द मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य, ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य है, टू, क्या है वो, अचीव गॉड, भगवान को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, यानी मनुष्य का जो सबसे अच्छा
उद्देश्य है वो क्या है, वो ईश्वर को प्राप्त करना है। आवर हार्ट कुड बी फॉरसेक टू अस, हमारा जो हृदय है वो हमें छोड़ सकता है, वो हमें नेगलेक्ट कर सकता है, बट लेकिन वी शुड नेवर टू डिसअपॉइंट इन आवर लाइफ, लेकिन हमें कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारा हृदय है वो हमें एक बार को नेगलेक्ट कर सकता है, हमें छोड़ सकता है, हमें धोखा दे सकता है, लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखो बहुत ही इजी और छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से लिखा है। मैं गारंटी देता हूं 2 बार वीडियो देख लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है राइट द डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन लिखिए ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, किसी एक अलंकार की परिभाषा लिखिए विद 2 एग्जाम्पल, और उसके 2 उदाहरण भी लिखिए। ये आपके एग्जाम में 2 + 2 यानी कि 4 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये आएगा आपका 7 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा, 7 मार्क्स। ये पहले 6 का आता था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें 1 नंबर बढ़ा दिया गया है। बहुत ही फायदे वाली बात है, क्योंकि 1-1 नंबर से बहुत कुछ हो जाता है। कहने को आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना। इसी तरह से 1-1 नंबर से ही क्या होगा, बहुत कुछ हो जाता है। और कभी कभी देखा है कि 1-1 नंबर से लॉस भी हो जाता है। अभी सीटेट का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट 1-1 नंबर से लेस हुए हैं, तो बताओ कितना कष्ट होगा उनको। तो 1-1 नंबर से बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए आपको 1-1 नंबर को ही ध्यान रखना है अच्छी तरह से। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक डेफिनेशन लिखनी है 2 मार्क्स के और 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 7 मार्क्स का ये हो गया और 4 का ये हो गया, यानी कहा जाए तो इस वीडियो से आपको 11 नंबर प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 11 नंबर। इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, और मात्र 10, 12, 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी आपकी। तो कहा जाए तो 15 मिनट में देखा जाए 11 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और देखो मैंने आपको बताया था कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कंटिन्यूसली आप 4 डेफिनेशन और उनके 2-2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो 3 पॉइंट दिए होते हैं। इसमें मेटाफर, इसको रूपक बोलते हैं, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, यानी कि 3 आपको फिगर्स ऑफ दिए होंगे, उसमें से आपको किसी एक को करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन क्या आता था, इसमें क्वेश्चन आता था पहले कि आपको एग्जाम्पल दिए होते थे और पहचानना होता था कि कौन सा बताइए, कौन सा आपका सिमिली है, कौन सा मेटाफर है, कौन सा हाइपरबोल है। तो उसमें दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल नहीं पहचान में आते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि 2-4 आपके फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे कि 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, तो मैं 5 आपको ऐसे बता दूंगा कि आप देखते ही पहचान लोगे, देखते ही पहचान लोगे ये तो सिमिली है, ये मेटाफर है, ये वो है, बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। लेकिन 2 फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे भी होते हैं जो पहचान में नहीं आते हैं, 1 या 2 होता है। तो देखो हमने स्टूडेंट से कहा था कि आप इसको पहचान लोगे, और जब पहचान में नहीं आए तो ये वाला होगा आपका। ठीक है ना, तो इस तरह से उसकी भी हमने पहचान बता दी जो याद नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आना है। डेफिनेशन का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल का, यानी कि याद करने का क्वेश्चन है, तो याद तो आप कर ही लोगे। तो देखिए हमने डेफिनेशन बहुत ही ईजी लिखी है और आप इसको समझो, और एग्जाम्पल भी बहुत इजी हैं। तो पहले डिस्कस किया हमने 2nd नंबर हाइपरबोल। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इन हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार में थिंग्स यानी वस्तुओं को आर शोन दिखाया जाता है, और वस्तुओं को दिखाया जाता है एज ग्रेटर, कैसा दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाया जाता है, लेस छोटा दिखाया जाता है, बेटर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है, और वर्स बहुत ज़्यादा बेकार दिखाया जाता है। यानी कि जो आपका हाइपरबोल जो अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उसमें वस्तुओं को या तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा या बहुत अच्छा या बहुत बुरा दिखाया जाता है। देन दे रियली आर, उनकी जो वास्तविक स्थिति है, यानी कि जो उनकी वास्तविक स्थिति है उसकी अपेक्षा वस्तुओं को या तो बहुत अच्छा दिखाया जाएगा या बहुत बेकार, या बहुत बड़ा या बहुत छोटा, तो इस तरह से दिखाया जाता है। और जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा, उसको हम हाइपरबोल बोलते हैं। तो पहचान लोगे ना उसको।
पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लेना और उसको लिख लिख के देख लेना, क्यों कि एग्ज़ाम में आपको लिखना है, न कि किसी को सुनाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला क्या कहता है, द वेव्स रोज, वेव्स में से लहरें, रोज माने उठ गई, माउंटेन्स हाई, पर्वतों से भी ऊंची। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता कि जो लहरें हैं वो पर्वतों से ऊंची हो जाएंगी, नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई काम ज़्यादा होता है तो उसको हम अच्छा दिखाने की दृष्टि से क्या करते हैं, उसको अच्छा दिखाने की दृष्टि से हम उसको बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं। मतलब कि लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची उठी, इसका भाव क्या है कि लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची उठ गई थी, पर्वतों से ऊंचे नहीं उठी लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची उठ गई थी। तो किसी बात को क्या है, बड़ा चढ़ा के कहना। सेकंड है सी वेप्ट, यानी वह रोई, सी माने वह, वेप्ट माने रोई। ओशियंस ऑफ टीयर, आंसुओं से सागर भर गया। अब बताओ किसी के रोने से आंसुओं से सागर भर जाएगा? नहीं हो सकता है। लेकिन यह सिद्ध हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो इसमें क्या है, बड़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए क्या है, ये हमारा हाइपरबोल है। ठीक है। आई हैव नॉट सीन, यानी मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है। फॉर एजेज, युगों युगों से, यानी कि मैंने उसको युगों युगों से नहीं देखा है। अब युग का मतलब समझते हैं? युग का मतलब यानी कि 100 साल, 150 साल, 200 साल ऐसे करके मान लीजिए। तो उसने उसको इतने दिन से नहीं देखा, 60 साल, 65 साल, 70 से आदमी ज़्यादा जीता नहीं है। तो ये कैसी बात है? तो मतलब है कि उसने उसको काफ़ी समय से नहीं देखा है। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहा जाता है। तो देखो हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें, और तीनों को आप याद करोगे, लेकिन एग्जाम में आपको केवल 2 ही लिखने हैं, केवल 2 ही लिखने हैं, लेकिन तीनों याद करने हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब पेपर हाथ में आता है तो बहुत सारी चीज़ें माइंड से आउट हो जाती हैं। पेपर देखते ही 30% बच्चा ऑटोमेटिकली भूल जाता है उसमें से। ये तो आपको पता ही होगा कि जब कोई चीज़ हम याद करते हैं, अगर उसको हम नहीं दोहराते, अगर उसको हम पढ़ने के बाद, याद होने के बाद कुछ समय बाद 30% निकल जाता है, और उसको फिर दोबारा नहीं पढ़ोगे तो 30% फिर निकल जाता है। अगर हमने उसको और ज़्यादा इग्नोर कर दिया तो पूरा 100% निकल जाता है, रिवाइज नहीं किया। ठीक है, तो रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। रिवाइज करने से बहुत फ़ायदा होता है, टॉपिक तरोताज़ा हो जाते हैं और याद हो जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं फेरना। क्या बोलते हैं? फेरना। फेरना बहुत ही ज़रूरी है, और नहीं फेरोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक बात और बताएंगे फेरने के चक्कर में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगला है पर्सोनिफिकेशन। क्या है पर्सोनिफिकेशन? क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। डेफिनेशन इसकी है, इन पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार में द लाइफलेस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं और जो भावपूर्ण विचार होते हैं, आर थॉट ऑफ एज पर्सन, और उनको कैसे, किस रूप में दिखाया जाता है? एक व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है। हैविंग लाइफ, जिसके पास जीवन हो, यानी कि कुछ वस्तुएं, कुछ विचार ऐसा प्रस्तुत किया जाता है जैसे कोई सजीव वस्तु हो, तो उसे बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लव इज ब्लाइंड। देखो लव इज ब्लाइंड, लव में क्या होता है? प्यार होता है, प्रेम, स्नेह कह सकते हैं। ब्लाइंड, अंधा हो गया। अब अंधा कौन हो सकता है? जिसकी आंखें हो वही तो अंधा होगा। कोई एनिमल हो, कोई पक्षी हो या मनुष्य हो, वही अंधा हो सकता है। लेकिन यहाँ कह रहा है ये लव इज ब्लाइंड, प्यार को अंधा कह रहा है। तो जब किसी निर्जीव चीज को या किसी भाव को सजीव से तुलना की जाए, किससे तुलना की जाए? सजीव की कैटेगरी से। ब्लाइंड कौन होता है? आदमी होता है। और तुलना किसकी हो रही है? लव की हो रही है, इस तरह से। तो जब इस तरह से दिखाया जाए या निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाए तो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी कि चिंता बैठी हुई है उसके चेहरे पर। अब चिंता कोई मक्खी है, मच्छर है या कोई और कोई कीड़ा है, तो चेहरे पर बैठ जाएगा, लेकिन बैठी हुई है। तो हमने निर्जीव को यानी भाव को कहाँ बैठा दिया? चेहरा तो किसका होता है? मैन या वोमेन, आदमी का होता है ना। मैन और वोमेन आदमी का ही तो होता है, या पशु का हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दिखाया जा रहा है तो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। आगे, द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपना चेहरा ढक लिया। चंद्रमा कौन है? कोई लड़की है? कोई आदमी है? पता है? नहीं है ना। लेकिन क्या है इसमें?
इसमें मान लिया यानी भाव को मान लिया, और हमने ये जो चीज़ है किसकी है, ये सजीव का है। यानी यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, सजीव का अंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यह निर्जीव होगा। जब ऐसी कंडीशन आए तो क्या होता है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिना रिवाइज के लॉस ही होता है, और जिसको बोलते हैं हम फेरना। क्या बोलते हैं इसको, फेरना। यानी फेरना कहते हैं बार बार फेरिए, नहीं फेरोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। ये बात एक चीज़ में दिखाई गई है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कहते हैं ना, विद्या भूले क्यों, विद्या भूले क्यों और रोटी जली क्यों। विद्या भूले क्यों, रोटी जली क्यों, दोनों का एक ही उत्तर है इसका, फेरना। क्या होता है, फेरना। यदि आप विद्या को नहीं फेरोगे, नहीं दोबारा उसको रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे। और रोटी का भी क्या है कि रोटी जब सेकी जा रही है, सेकते हैं उसको, और उसको नहीं फेरेंगे, घुमाएंगे नहीं, पलटेंगे नहीं, तो क्या होगा, वो भी जल जाएगी। तो दोनों का अर्थ क्या है, फेरना। अगर रोटी नहीं जलानी है तो फेरते रहिए, और विद्या को नहीं भूलना है तो फेरते रहिए। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसको बार बार फेरना है, ताकि आपकी समझ में याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप इसको अच्छी तरह से लिख सकें। ठीक है, तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखो, 6 बार देखो, 10 बार देखो, बट आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है। मैं इस बात को बता चुका हूँ, बार बार कहता हूँ कि आपके लिए गोल्डन चांस है। इसके बाद जो आपका सिलेबस छूट गया है वो दोबारा से ऐड हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा मौका है। 6 नंबर का क्वेश्चन था, 7 का हो गया, 8 का था वो 10 का हो गया, 2 का था वो 3 का हो गया। बहुत ही अच्छा मौका है, इसलिए चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करें, और ये बहुत अच्छा समय है। इस बार मेरे हिसाब से जो बच्चे अच्छी तरह से मेहनत करेंगे उनका पेपर पूरा होगा। नहीं तो यही सुनने में आता है कि 2 का छूट गया, 4 का छूट गया, 10 का छूट गया, किसी का 12 का, किसी की स्टोरी छूट गई, किसी की लेटर छूट गया। इस तरह से बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, इसलिए ये अच्छा मौका है। इसलिए हर चीज़ को बढ़िया तरह से याद करें और उसे लिख के देखें कि हमें इस क्वेश्चन पर कितना समय लग रहा है। इस हिसाब से अपने टाइम मैनेज करें, आपका पेपर पूरा होगा, बढ़िया तरह से होगा। ठीक है, तो वीडियो को, सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें और सब लोगों का इससे फायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।